अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत सी सियासी खबरें हैं जिनके ऊपर बात करनी है, लेकिन प्रोग्राम का मैं आगाज़ करना चाहूँगा आर्मी चीफ का ग्रैंड तिरगा से पेशावर में एड्रेस है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी ग्रोह या जत्थे से, मुसल्ह जत्थे से बात नहीं की जाएगी। ये एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल रियासत की पॉलिसी यही होनी चाहिए कि कोई लश्कर, कोई सिपाह, कोई जत्था किसी मलेशिया के साथ पाकिस्तानी रियासत जो है बातचीत नहीं करेगी। रियासत जो है हर उस दहशत गर्द ग्रुप के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी और उसका मुकम्मल सफाया करेगी जो किसी एक भी पाकिस्तानी शहरी, पाकिस्तानी फ़ौज के सिपाही या किसी पुलिस वाले की जान के दर पे होगा। ये रियासत की पॉलिसी ज़ीरो टॉलरेंस के साथ, फुल फोर्स के साथ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। लेकिन हमारे उतार चढ़ाव इतने ज़्यादा हैं कि कभी वो जिहादी ग्रुप चंद एक हमारे दोस्त हो जाते हैं, कभी हमारे मुखालिफ हो जाते हैं। हमने 9/11 के वाक़यात के बाद इसकी बहुत सज़ा पाई, 80-90 हज़ार पाकिस्तानी शहरियों की, और इतने ज़्यादा फ़ौजियों की शहादतें उठाई हैं जो 65 और 71 में भी नहीं थी उठाई। लेकिन आज भी शायद हम वो सबक जो है फुल डिटर्मिनेशन के साथ नहीं सीख सके जो सीखना चाहिए था। APS अटैक के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया तो उस वक्त भी ये नारा दोहराया गया था, लेकिन फिर हुआ क्या कि पिछले साल 1.5 साल पहले हमने TTP के साथ बात करके उन लोगों को दोबारा पाकिस्तान आने के लिए रास्ता खोल दिया, और पाकिस्तान के हालात जो बड़ी मुश्किल से ऑपरेशंस कर के इलाके खाली करवा के पूरी ट्राइबल बेल्ट में हमने औरकज़ई, खैबर, साउथ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान और पता नहीं कितने और इलाकों में ऑपरेशन करके जगह साफ़ करवाई थी, वहाँ अमन को दोबारा ख़राब कर लिया। तो आज ये खुशाइन स्टेटमेंट है, लेकिन मैं अर्ज करूँगा फ़ौज की क़यादत से कि वो इसके ऊपर कायम रहें, बिल्कुल जम के खड़े रहें और हटें नहीं इससे पीछे कि एक भी पाकिस्तानी शहरी या सिपाही की जो शहादत है उसका बदला लिया जाएगा और इस अमन को कंप्रोमाइज़ नहीं होने दिया जाएगा। ये जुमला एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल बिल्कुल दुरुस्त जुमला है कि किसी मुसल्ह जत्थे से बात नहीं होगी। दूसरी लाइन वो कहते हैं कि जिन्होंने दीन को दहशत गर्दी की भेंट चढ़ाया, इन्हें जवाब देना होगा। अफ़गान हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा कि एहसान का बदला एहसान है। मैं इसकी बहुत ज़्यादा वजाहत में नहीं जाता कि जहाद अफ़गानिस्तान के बाद से आज तक पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानी दी है और कितनी कुर्बानी दे रहा है, और अफ़गानिस्तान के लोगों को गंदम, चावल, चीनी, खाद और दीगर अशिया की फराहमी के लिए और इवन डॉलर्स की फराहमी के लिए पाकिस्तान कितनी बड़ी कीमत आज भी इसकी चुका रहा है। फ़ौज दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगी। हम अल्लाह के रास्ते में जहाद कर रहे हैं। ये बयान अच्छा है, सिर्फ इसका अब इन्फोर्समेंट कैसे करेंगे वो देखनी पड़ेगी। दाइश को या TTP को आप स्पेस नहीं दे सकते। इसके लिए पूरी पॉलिटिकल फोर्स और पूरी पाकिस्तान की मुसल्ह फ़ौज इसको पूरी दिल जमी के साथ, पूरी कुव्वत के साथ अफ़गान हुकूमत के ताउन से इसका जो दाइश का और TTP का ख़ात्मा यकीनी बनाना पड़ेगा। हम अपने मुल्क को, अपने अवाम को उनके रहम व करम पे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। इसके लिए एक वो अनवेवरिंग कमिटमेंट और रिजॉल्व होता है ना, वो हमें दिखाना है। सियासी खबरों की तरफ आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन का सीन इतना करीब है कि जिस तरह का एक वाक़या JUI के वर्कर्स कन्वेंशन के ऊपर हुआ है, खुदा ना करे कि वो वाक़यात कहीं और दोहराए जाए, लेकिन उस बात का ख़तरा कायम रहेगा। दाइश ये अमेरिका की आशीर्वाद के साथ पाकिस्तानी बॉर्डर एरियाज़ में इसको पैर जमाने का मौका अमेरिका ने अपने इनखला से पहले दिया था, क्योंकि ये तालिबान, अफ़गान तालिबान के साथ भी लड़ते थे और ये ख़तरा भी मौजूद था कि आइंदा पाकिस्तान को भी तंग करेंगे। तो उन्होंने बड़ी आसानी के साथ इनको पैर जमाने और मजबूत होने का मौका दिया, और अब ये ख़तरा हमारे सरों पे मंडला रहा है, हमें इससे डील करना है। इलेक्शन का सीन मैं बार बार कहता था कि ये जो पॉपुलेशन सेंसस है, इसको अगर इस मौके के ऊपर ये नोटिफाई करते हैं तो ये एक चोर रास्ता होगा इलेक्शन से फ़रार के लिए। तहरीके इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी इस वक्त पंजाब और KP में मौजूद है, अगर ये उसको 9 मई के बाद तोड़ने में कामयाब PMLN अभी भी नहीं हुई और पीपल्स पार्टी या JUI अभी भी नहीं हुई, तो फिर ये उससे फ़रार इख्तियार करने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। और मेरा ये जो क्यास था या शुबा था, ये दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने उस सेंसस के नंबर्स को नोटिफाई कर दिया है जिसके नंबर्स के ऊपर एतबार ख़ुद PMLN को नहीं है। पंजाब के अंदर ये नंबर जो था, पंजाब की आबादी को 56% से कम करके कोई 50% से ले आए थे, कोई 7 परसेंटेज पॉइंट के करीब रिडक्शन, और 8 कौमी असम्बली की नशिस्तों का फ़र्क पड़ गया था। अब जो रिवाइज नंबर है उसके मुताबिक ये 52.96% है, अभी भी 3 परसेंटेज पॉइंट कमी है। बलूचिस्तान की आबादी को हमने 1 करोड़ से 2 करोड़ कर दिया था, अब ये 1.5 करोड़ के करीब है। कराची की आबादी को 1 करोड़ 18 लाख पहले काउंट किया गया था, अब 2 करोड़ से ज़ायद बताया गया। तो ये वो नंबर हैं कि जैसे मेज़ पे बैठ के आपकी वो बैलेंस शीट बराबर ना आ रही हो, तो इधर से उधर नंबर डाल के आप पूरा कर लेते हैं। इस तरीके से हम सेंसस का नंबर दे रहे हैं, जो मुकम्मल तौर पर गलत है। इसी पॉपुलेशन सेंसस की बुनियाद के ऊपर NFC की जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है वो भी तय होता है, और सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तें भी तय होती हैं।
अब अगर ये रिजल्ट गजट नोटिफिकेशन के बाद जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, जिसको बाई लॉ अब डीलिमिटेशंस के लिए जाना है, जिसकी मुद्दत 4 माह होती है। तो इसका मतलब यह है कि ये फरवरी मार्च से पहले तो इंतखाबात होने नहीं है, तो 6 माह के लिए तो इंतखाबात गए। हुकूमत की मुद्दत 12 अगस्त मैक्सिमम है, लेकिन 9 अगस्त का ऐलान हो चुका है कि 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी ताकि 90 रोज़ के अंदर वो जो इंतखाबात की शर्त है उसका इतलाक हो जाए। तो इस सूरत हाल के अंदर हम इंतखाबी अमल में जाएंगे और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, उनको तोशाखाना खेस में सज़ा हो चुकी है सेशन कोर्ट से। गिरफ्तारी जैसे ही सज़ा हुई, लाहौर से पुलिस ने पकड़ा 20 मिनट के बाद और डाल के वो ले आए, अटक जेल में बंद कर दिया। जो कुछ नवाज़ शरीफ के साथ 2018 के इंतखाबात से पहले किया गया था, उसका एक्शन रीप्ले इमरान खान के साथ 2024 ही अब कहना चाहिए, वैसे तो 23 के इंतखाबात है, लेकिन अब मैं कहूँगा 2024 के इंतखाबात से पहले उसका रीप्ले इमरान खान के साथ हो रहा है। अटक किले में ही नवाज़ शरीफ को रखा गया था और अटक किले में ही इमरान खान को रखा गया। अब कितनी देर वो इसको बर्दाश्त करेंगे और कितनी जल्दी अदालतें मुतहर्रिक होंगी इस मामले के अंदर, वो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन बाज़ लोगों का तासुर ये है कि इमरान खान तोशाखाना की सज़ा में पकड़े गए। हो सकता है हाई कोर्ट इस केस को टेकअप करते हुए उनकी अबूरी ज़मानत मंजूर करके केस को लगा ले और आगे चले, क्योंकि उनकी 7-5 साल की नहली है। जब तक वो सेट असाइड नहीं हो वो नहली हैं, क्योंकि जब तक इस सज़ा को हटा नहीं दिया जाए किसी सुपीरियर कोर्ट से, तब तक वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं है इमरान खान। तो अगर उनकी बुरी ज़मानत हो भी जाती है तो उससे पहले कभी इम्कान यह है कि 9 मई के वाक़यात के अंदर या किसी और बड़े केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ये इस्लामाबाद में पॉपुलर गॉसिप यही है कि इमरान खान अब कुछ अरसे के लिए जेल में ही रहेंगे और मुमकिन तौर पर आइंदा इंतखाबात से पहले भी ऐसी सूरत हाल हो सकती है, ताकि ग्राउंड के ऊपर उनकी जो बाकी की सपोर्ट रह गई है उसका भी खात्मा यकीनी बनाया जा सके। आज एक मुबैना ऑडियो है शमशाम बुखारी साहब से जुड़ी हुई और शायद उसी तरफ निशानदेही करती है कि अगर इस तोशाखाना वाले मामले में कहीं ज़मानत की तरफ मामला गया भी तो उससे पहले 9 मई वाला केस तैयार हो। शमशाम बुखारी की ऑडियो टेप क्या कहती है, दिखाई गई। 3 दिन पहले एक मीटिंग कमेटी ओके ਇਹ फैसला कर दिया ਉਹਦੇ ਚ अफरीदी सी सूरी सी ये वो हाँ रली मैं वो चैनल चूज यार हाँ सूरी सी अफरीदी सी ये सी सारे ਜਿਹੜੇ वो मुराद सही सब तो ज्यादा करਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹ ਬਚਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। दूजी की बचत रखी कि मैंने यासमीन नाल मेरा बहुत अच्छा तलक है यासमीन और राशिद नाल चाहिए तो मेरा मतलब बंदे का चंगा तलक भी होंगे अगर लिबर्टी मार्केट अच्छा मेरी सच्ची गल है तबीयत ठीक ना है तो दूजा मैंने ना अंदाजा सी कि इन्ना कोई फसाद कर दिस वाज आफ्टर सुबह हो चुका सुबह ये फड़िया जा चुका सी और तो बाद तो मैं क्या पा मैं तो उकाड़े मैं नहीं आ सकता ऐसा मैं लगा मैं क्या मैं तो उकाड़े मैं तो बह गए उत्थे गए शफकत बड़ा समझदार आदमी शफकत इन्ना उत्थे क्या जी कि हुण असीं कोर कमांडर हाउस जाना शफकत ने कहा ना जाओ आपां पार्टी तबाह कर लांगे ना जाओ ने कहनी साहब दा हुक्म शफकत ने गड्डियां नूं किक मारी ते अपने घर वापस आ गया 3 दिन पहले एक मीटिंग रखी कोर कमेटी दी शमशाम साहब की जो ऑडियो है ये जाएगी तो अभी इसकी ज़ाहिर है तहकीकात होंगी, उसके बाद साबित होगा, इसकी दुरुस्तगी के हवाले से जांच पर रखोगी। लेकिन ये मसाइल की तरफ निशानदेही करती है कि आने वाले दिन सियासत में क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं। मकाफ़ाते अमल एक उर्दू का लफ्ज़ बोला जाता है और वो हमारे सियासतदान उसको समझते नहीं हैं। वो हर चंद एक साल के बाद सारे उससे घूम के निकलते हैं। PMLN जब हुकूमत में थी और उसके कुछ लोग बहुत एक्टिव थे, मुतहर्रिक थे, तो उनको चुप कराने के लिए उनके ऊपर नाहले की तलवार डाली गई थी। कभी वो तलाल चौधरी थे, कभी दानियाल अजीज़ थे, कभी निहाल हाशमी थे और कभी कोई और था। तलाल चौधरी 5 साल के बाद उससे निकले और अब शायद PTI वालों को यही दिन देखना पड़ेंगे। जो सज़ा का तरीक़ाकार देने के लिए राना सनाउल्लाह पे 15 किलो हीरोइन डाली गई थी या शायद खाकान को 8 महीने जेल में डाला गया था, अब शायद बाकियों के ऊपर उसी का इतलाक़ हो। पाकिस्तान बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है अगर ये लोग थोड़ी सी सियासी दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का सोच के सियासी फ़ैसले करें। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं इस्लामाबाद स्टूडियो वाडा साहब हैं, सीनियर सियासतदान हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, और इसके अलावा तलाल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से हमारे साथ हैं। तलाल चौधरी साहब आपको भी खुशामदीद और फैसल वाडा साहब आपको भी खुशामदीद। फैसल साहब आपसे आगाज़ करूँगा। इंतखाबी अमल के ऊपर शक बहुत लोगों को है कि ये 3 महीने में होने हैं, 6 महीने में होने हैं या 2 साल में होने हैं, क्या ये भाम आपको भी है? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब, आपके कई शोज़ में मुझसे ये सवाल होता रहा है। मैं आपको वही सवाल का जवाब आज भी वही दूंगा कि क्या PTI की फ़्लाइट टाइम पे चल पड़ी है?
क्यों इसके एक आईनी तरीकाकार है, हम क्यों चाहते हैं कि ये इंतखाबात 6 माह या 2 साल ना हो? देखिए, एक तो फ़्लाइट को आप मद्देनज़र रखें, पीआईए की फ़्लाइट कभी टाइम पर नहीं होती, नंबर एक। तो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल मामलात हैं किसी भी शोबे ज़ात से हों, चाहे वो किसी किस्म का भी, वो पीआईए से रिलेट कर दिया करें, नंबर वन। नंबर टू ये कि बाय एंड लार्ज मुझे लगता है कि नवाज नून लीग को सूट करता है डिले करना। उसका रीज़न ये है कि वो कन्विक्शन उनकी है अभी, तलवार उनके सर के ऊपर, और वो जो एक बयानिया बना रहे हैं फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए, और जो हमने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब को देखा है, उनकी पास्ट परफॉर्मेंस, उनके एक्शन, उनके ऑर्डर्स, उनकी सब चीज़ें, तो वो बड़े ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट आदमी है, ऑनेस्ट, अपराइट एंड अपटाइट आदमी है। कानून के अंदर अगर दुश्मन को भी गुंजाइश होगी तो देंगे, नहीं होगी तो वो अपने किसी सगे को भी ना छोड़ें। ये हमने उनके पुराने एक्शन से देखा है, और ये हमारा तकिया भी है और होना भी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। आपके ख्याल में वो नवाज शरीफ की जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है उसको अंडू कर देंगे या देखिए, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन तो नदीम मलिक साहब, मुझे इसलिए नहीं मैं उस पर कॉमेंट कर सकता। अगर वो सुप्रीम कोर्ट ने की है तो वो तो नामुमकिन काम है। अगर वो हाई कोर्ट ने की तो मैं भी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का विक्टिम बना था, और झूठ पे बना था, और गलत बना था। सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच का फैसला था कि ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, तो एक सुप्रीम कोर्ट का उससे बड़ा बेंच उसके ऊपर दोबारा जायजा ले सकता है, क्योंकि एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को उसे किसी मौके के ऊपर टेक अप करना है। मेरा ख्याल है कि देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने की स्टैंड डाउन की हुई है तो ये नामुमकिन है। आपके ख्याल में हस्बे जरूरत, हस्बे हाल पाकिस्तान में बहुत कुछ होता है। आपके ख्याल में ये मुश्किल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के लिए कि नवाज शरीफ की नाअहली की जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है उसको चेंज करिए? मुश्किल होगा, नामुमकिन में से है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे चुकी है, जजमेंट बाद फैसला आ चुका है। तलाल चौधरी साहब, जो इलेक्शन का डिले, एक तो आपको इलेक्शन प्रोसेस के अंदर दोबारा से मैं कहूँगा कि खुश आमदीद, सियासी वर्कर्स का इलेक्शन प्रोसेस से निकाला जाना दुरुस्त नहीं होता, आपकी वापसी को वेलकम करता हूँ। और दूसरा सवाल यह है कि इलेक्शन में ताख़ीर, एक स्कूल ऑफ थॉट था PMLN के अंदर जिसको नवाज शरीफ और इसहाक डार से जोड़ा जाता था कि इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, एक दिन की भी नहीं होनी चाहिए, और एक स्कूल ऑफ थॉट था जिसको शहबाज शरीफ से जोड़ा जाता था, आसिफ ख्वाजा आसिफ से जोड़ा जाता था। उनके मुतल्लिक़ राय ये थी कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन 6-8 माह आगे चले जाएँ, क्योंकि अभी पंजाब के अंदर नून लीग के पाँव सही से जमे नहीं हैं। आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मलिक साहब, आपका और आप जैसे बहुत सारे एंकर्स और सहाफ़ियों का शुक्रिया कि जो हमेशा मेरे लिए और मेरी जो एक सियासी जद्दोजहद है उसके लिए अच्छे अल्फाज कहते रहे। जो बात आप कर रहे हैं कि PMLN को क्या सूट करता है, देखिए हकीकत पे मबनी बात करनी चाहिए। हमारा जो एक ज़्यादा जहाँ हमारी स्ट्रेंथ है वो है पंजाब, और पंजाब पाकिस्तान में तकरीबन 52-53% की नेशनल असम्बली की सीट्स भी इधर हैं। यहाँ पर हमारा मुकाबला सिर्फ एक जमात के साथ था जिसका नाम था PTI। इस वक्त ये हालत है, मैं फैसलाबाद में, यहाँ पर 10 नेशनल असम्बली हैं, 21 सूबाई असम्बलीज़ हैं, यहाँ पर 7 MNA PTI के थे, और यहाँ पर 14 के करीब 13 के करीब MPs जो थे वो PTI के थे। यहाँ पर आज उनका कोई उम्मीदवार जो है वो टिकट लेने के लिए भी फ़िलहाल तैयार नहीं है, और मैदान बिल्कुल खाली है। हमें सूट तो ये करता है नून लीग को कि फौरी तौर पे इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि नून लीग ने, हमने 2-3 चीज़ों पर कोई माने ना माने, और इस पे हर एक की अपनी राय हो सकती है कि हमने कोई अपने मुफाद में किया है, लेकिन एक इकॉनमी के हवाले से जो सख्त इक़दाम किए हैं हमने, अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है इस मुल्क के लिए उस पे लगाया है, और अब फिर छोटे सूबों को और छोटी जमातों को उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए ये मरदमशुमारी को यूनानिमस पास सिर्फ शहबाज शरीफ ने या प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अपनी नून लीग का मफाद को बालातर, बल्कि नून लीग के मफाद की बजाय पाकिस्तान के मफाद को तरजीह दी है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा इलेक्शन जिसके रिजल्ट सब नहीं तस्लीम करेंगे वो पाकिस्तान को इस्तेकाम नहीं देगा, और अगर इस्तेकाम, सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा। हमें इलेक्शन सूट करता था, लेकिन जी ये जो लेकिन है ना, ये लेकिन ही असल वजह है, जो इस लेकिन को आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे। मैं आपको कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन जो मैंने मुख्तलिफ लोगों से गैदर की कि क्यों इंतखाबात में तख़ीर हो रही है, तो मुझे पता चला कि एक बहुत सीक्रेट तरीके से एक सर्वे करवाया गया पंजाब के अंदर, और पंजाब से अंदर सर्वे, एक सैम्पल सर्वे के ज़रिए राय ली गई है कि अगर आपको वोट करना पड़े, आज आप वोट करें तो आप नून लीग को करेंगे तो या PTI को करेंगे या वोट करने नहीं जाएंगे।
तो जो उसकी आउटकम है, मैं आपको वो नंबर बता रहा हूँ, ये मैंने वेरीफाइड आपको खबर बता रहा हूँ, क्या सराई के ऊपर मबनी खबर नहीं है। तो 52% लोगों ने कहा कि हम पीटीआई को वोट करेंगे, इसके बावजूद कि उनके तमाम एमएनएस भाग चुके हैं, भगौड़े हैं सारे, मोस्ट ऑफ देम पीटीआई के जितने एमपीएस से भाग चुके हैं। उनके इवन सेनेटर्स ने आर्मी एक्ट को अंदर बैठ के पास करवाया, बाद में अब स्याह पट्टियाँ बांध के आ गए हैं। तो उनकी हालत यही है, वो आप सब ने देख लिया, उसमें मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े उनके स्टॉलवर्ड्स जो थे, उस्मान बुज़दार और असद उमर, वो क्या कर रहे हैं वो भी आपके सामने है, फवाद चौधरी क्या कर रहे हैं सबके सामने। लेकिन लोगों की राय यह है कि 52% ने कहा कि वो पीटीआई को वोट करेंगे। पंजाब के सैंपल सर्वे 28% ने कहा कि वो पीएमएलएन को वोट करेंगे, और एक लार्ज मेजोरिटी ने कहा कि हम वोट करने ही नहीं जाएंगे, हम ऐसे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, मैं आगे लफ्ज़ नहीं बोलता कि वो क्या था, कि वो हम यकीन नहीं, भरोसा ही नहीं रखते। तो इसमें आप लोगों ने इलेक्शन में ना जाने को तरजीह दिया, आपने फ़रार की राह इख्तियार की है। शहबाज शरीफ ने, ये नवाज़ शरीफ की राय नहीं थी, लेकिन शहबाज शरीफ प्रवेल किया है इस मसले के ऊपर, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उन्होंने ये फैसला किया। ये मेरी इतला है, आप इसको अपने अंदाज में जैसे भी रिएक्ट करना चाहें कर सकते हैं। मलिक साहब, अगर मुझे आप इजाज़त दें, पाकिस्तान में एक पार्लिमानी सिस्टम है और बहुत सारी जमातें यहाँ ऐसे हैं कि जिनके हम ख्याल या जिनका वोटर बहुत ज़्यादा होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अगर उसके पास ए ग्रेड का उम्मीदवार ना हो तो वो वोटर जो है वो बैलेट बॉक्स तक नहीं पहुँचता। पाकिस्तान में बैलेट बॉक्स तक उस वोटर को पहुंचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जो किसी भी आपकी एक जो टीम है, जो आपकी पार्लिमानी आप जिनको टिकट्स देते हैं, और वो जो टीम है, तो हमारे पास एक ग्रेड टीम है। अब देखिए ना, अगर मुझे कोई इस पे, मैं आपको फैसलाबाद की सिचुएशन से, वोट उसका आप कहें जी 50 है, बल्कि आप कहें जी 70% है, लेकिन इस वक्त मेरे दादा से लेके मेरे तक जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, पिछले 3 मैंने नेशनल असेंबली के इलेक्शन लड़े हैं, वो मुझे वोट नहीं दिया। आज जड़ांवाला का कोई सियासी घर ऐसा नहीं है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो मुझे वेलकम ना कर रहा हो, या मुझे चाहे खाना खिलाना और वोट देने का ऐलान नहीं करना चाहता, इसलिए कि बहुत बड़ा वैक्यूम है। सो मैं नहीं समझता कि अगर ये सर्वे आया है, जब इनका उम्मीदवार, इनके लीडरशिप, लोग बहुत कुछ देखते हैं, हो सकता है दिलों में कई लोगों के मोहब्बत हो, लेकिन बैलेट बॉक्स में पाकिस्तान और पंजाबी खुसूसन हालात देखकर फैसला करते हैं, और बैलेट बॉक्स से रिजल्ट वही निकलता है जो कि हालात के मुताबिक होता है। फैसल वाडा साहब, आप बताइए, क्या पीटीआई की जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, एक तो पीटीआई के नीचे तंजीम टूट गई है उनकी, लेकिन परवेज़ खटक समेत पूरी केपी टूट गई, महमूद खान टूट गया, बुज़दार समेत पूरी पंजाब के एमएनएस एमपीएस सारे टूट गए, लेकिन क्या उसकी पॉपुलर अपील इमरान की ख़त्म हो गई है? देखिए नदीम साहब, आपको तो बड़े फैक्चुअल चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। एक तो इमरान खान साहब की अपनी एक पॉपुलैरिटी है, कल्ट उनका है, अभी है, लेकिन उसके से ज़्यादा जो इन पीडीएम की नफरत है ना, वो उसके साथ खड़ी है, नंबर 1। नंबर 2 सर ये कि इस निज़ाम में हमने हर आदमी को, हर लीडर को, हर पार्टी को, पीटीआई हो, नून हो, पीपल्स पार्टी हो, 13 जमात हो, सबको कौम के साथ फरेब, झूठ बोल के बयानियाँ बनाते हुए देखा है, और अंदर खाने पैरों पे पड़ते देखा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप जैसे लोगों के तवस्सुस से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक को पता चले। अगर आप स्टार्ट करें कि बयानिया बना, मुझे क्यों निकाला, एक्सटेंशन दी बाजवा साहब को, आसिफ ख्वाजा साहब ने कंफर्म कर दिया, इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने गवर्नमेंट चलानी है और मैंने एक्सटेंशन देनी है, और कहा दूसरी तरफ कहा कि मुझे रजीम चेंज में बाजवा साहब ने निकाल दिया। पीपल्स पार्टी ने कहा हम ईंट सींट बजाएंगे, आप 3 साल के लिए आए हैं, अंदर खान ने वोट दे दिया। फिर उन्होंने पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में आज तक पाकिस्तान को क्या दिया, ये किसी के पास जवाब नहीं है। अभी रिसेंट सेंसस के ऊपर भी फरेब और फ्रॉड क्या किया। सेंसस जरूरी था, होना चाहिए था, बिल्कुल है, लेकिन पहले क्या खेल खेलते रहे, बयानियां बनाते रहे पब्लिक के आगे, और ट्विस्ट कैसे किया। और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज, जिस केस के तहत आपने इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन की है तोशाखाना के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है अब कि उसी पैरामीटर्स के अंदर नवाज शरीफ साहब वापस फंसते, ख्वाजा आसिफ साहब फंसते हैं और खाका रबाई साहब फंसते हैं, सारे तोशाखाना के तोहफे लेने वाले जिन्होंने डिक्लेरेशन नहीं दी ड्यू डेट के अंदर, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब। तो अब ये जो फ्रेम था ना, ये फ्रेम इतना बड़ा हो जाएगा, और कौम को याद रखने की, आपको मुझे जुडिशरी एस्टैब्लिशमेंट को याद करने की जो जरूरत है कि इन तमाम लीडरान का माजी ना भूलें। इनके अंदर बुक्स जुडिशरी के लिए भी है, एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी है, और ये पाकिस्तान के वफादार नहीं, ये अपनी दौलत और अपने वफादार है। 2011 से एक बयानिया मार्केट में एस्टैब्लिशमेंट की मदद से पीटीआई ने बेचा था,
कि चोर और डाकू, शरीफ चोर और डाकू सरकारी, ठीक है, तो अब क्या वो बयानिया हावी है अभी भी? देखिए सर, आप तो देखिए सवाल लोगों ने वो बयानिया अभी भी बाइक ना, आप ये आप कह सकते हैं कि पीटीआई ने के लीडर के ऊपर 100 रुपए का इल्जाम है और दूसरे के ऊपर 10,000 का और तीसरे के ऊपर 1 लाख का है, अब तो सब पे आया है, ठीक है जी, और ये करेक्ट मोड है, बिल्कुल ठीक है ये चीजें। प्रॉब्लम ये कि इन सब 13 जमातें, नून लीग, पीपल्स पार्टी मिला के जो इनका बयानिया, जो इनका पहुंच के लिए वो इमरान खान साहब ने ट्रे में रखा और 10 लाइनें करा करके वो जानवर और इंसान का फर्क छोड़ के वो लोगों के, शहीदों के कफनों तक चले गए, ठीक है। खुश ये भी अंदर से, इनकी भी आज इशारे देखे, कनाया देखे तो इनको भी वो सूट कर रहा है। और आपको बहुत सारी चीजों में दिखा सकता हूं, अभी बता सकता हूं। आप इनके पीएमएलएन के वजीरों से पूछें, आप मरियम औरंगजेब से पूछें कि जी इमरान रियाज का है, वो कहती हैं जी जज के कान में कुछ का है, तो मेरे बाप ने की है, बताएं। फिर कहा जी आपने इमरान खान का नाम बंद कर दिया है टीवी पे लेना, उन्होंने कहा आप लें। आपके ख्याल में इमरान रियाज किसके पास है? ठीक है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर फेडरल गवर्नमेंट अपनी हुकूमत ही नहीं ओन करी। देखिए चौधरी साहब का मेरा इख्तलाफ सियासी भी और वैसे भी बहुत रहा है, लेकिन मैं वेलकम करता हूं कि इस आदमी के साथ जाती हुई, ये जो नायल हुआ ये या दानियाल साहब, उसका जाती हुई शाह से शाह की वफादारी सारे पार्टियों में लोग करते हैं, हमने भी की है। लेकिन चौधरी तो पॉलिटिकल वर्कर है ना, इसने इमरान रियाज को गायब नहीं किया, लेकिन इमरान रियाज को गायब करने का जवाब तो शहबाज शरीफ को देना चाहिए। चौधरी के साथ मेरा सर कोई लव लॉस नहीं है, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, मेरा पॉलिटिकल डिफरेंस भी है, आज भी है, लेकिन जो तलाल के साथ हुआ वो जाती और जुल्म और बर्बरियत हुई, वो प्लान के तहत हुई। दानियाल अजीज के साथ जो हुआ वो प्लान के तहत हुआ, जो मेरे साथ हुआ वो प्लान के तहत हुआ। तो यहां हस्बे जरूर हस्बे हाल आप गाली देते हैं, हस्बे जरूर हस्बे हाल अच्छे बच्चे नन्हे बच्चे बद के आपको पेश कर देते हैं, हस्बे हाल आप इस मुल्क से निकल जाते हैं, हस्बे हाल आप मुल्क से आए थे, हस्बे हाल आप लोगों की गहरियां लिखवा लेते हैं। तो सारी पार्टियों का माजी आप ना भूलें, और कौम को अब तमाम पार्टियां और लीडर्स, एक्सपायर्ड लीडर्स को रिजेक्ट करना चाहिए। उन्हीं पार्टियों में से, जमहूरी लोगों में से नए लोगों को चांस दे तलाल चौधरी को नाम, क्यों नहीं आप देते खोकर का नाम, क्यों नहीं अली मोहम्मद खान हमारा पीटीआई वाला, जो मेरी तो नहीं पार्टी, पीटीआई वाला सामने नहीं आ सकता, क्यों नहीं रिक्शा और मोटरसाइकिल वाला आदमी आज सियासत नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? हमने इन बाप दादाओं की वो कर्जा लिया हुआ है कि पहले इनको बर्दाश्त करें, जिनके फ्रेम टेढ़े, जो खुद नहीं चल सकते, जो बैठ के खड़े नहीं हो सकते, फिर हम इनकी औलादों की गुलामियां नहीं करेंगे सर। ये ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। तलाल चौधरी साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो महंगाई को कम करने में नाकामी है, जो डॉलर का रेट संभालने में मुश्किलात हैं, जो पेट्रोल की कीमत संभालने में मुश्किलात हैं, बिजली गैस की कीमतों के जो मसाइल हैं, गैस तो इवन आ भी नहीं रही, दस्याबी की भी मुश्किलात हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो आपको इंतखाबात से भागने पर मजबूर कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपको डिले जो है सियासी एतबार से बहुत ही ज़्यादा नुकसान का बायस बन सकता है, जो आप रिस्क लेने जा रहे हैं। आपको इंतखाबात जल्द अज जल्द करवाने चाहिए थे, आप 6 माह तख़ीर की तरफ चले गए। सबसे पहले मलिक साहब, मैं फैसल वाडा साहब की कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने बातों ही बातों में ये कहा है कि सारे ही जो पॉलिटिशियंस हैं ना जी, वो डबल फेस हैं, और लेकिन मैं एक आपको बात कहूँ, नून लीग की क़यादत मुनाफिक नहीं है। अगर किसी की मुखालिफ है तो हमने नाम लिए हैं, और अगर हम किसी के साथ खड़े हैं तो उसके साथ पूरे तरह खड़े हैं। इख्तलाफ हो या कोई और मामला हो, बिल्कुल क्लियर रेड लाइन लगाते हैं, और उसके या एक साइड पे होते हैं या दूसरी, ग्रे हमारा नहीं है, हमारा ब्लैक एंड व्हाइट है। मेरा यहाँ एक आपसे सवाल है तलाल चौधरी साहब, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को नाम लेकर नवाज शरीफ ने गुजरांवाला में कहा था कि जो कुछ इंतखाबात में बेईमानी हुई है इसके आप दोनों जिम्मेदार हैं, नाम लेकर उन्होंने 3-4 दफ़ा दोहराया था। और फिर जब लंदन में शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ ने उन्हें कायल किया इलेक्शंस की, उनकी एक्सटेंशन के ऊपर, तो गैर मशरूत तौर पर उन्होंने 3 साल की जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को नून लीग ने वोट दिया विद द अप्रूवल ऑफ नवाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ, और बदले में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमें ऑफ़र किया गया था कि आप पंजाब हुकूमत ले लें। तो ये तो सौदा था ना सर, ये जमहूरियत तो कोई नहीं थी। देखिए, गुजारिश ये है कि इस पाकिस्तान में रह के हमने सियासत करनी है, और हमें अपनी कैपेसिटी और हम कितनी जंग लड़ सकते हैं, कितनी देर लग सकते हैं, कब हमने 2 स्टेप आगे लेने हैं, कब पीछे लेने हैं, और हमारा जो मौक़िफ़ था जो वो तस्लीम किया गया है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, हमारी कोई और लड़ाई तो नहीं थी। हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर था कि हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उन ज़्यादतियों का अज़ाला हो और ज़्यादतियाँ बंद की जाए।
और खान साहब को जो लाडलापन और जो सहूलतें दी जा रही हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे ख़त्म हुई हैं आहिस्ता आहिस्ता, और उसके बाद चीज़ें, हमें और कोई इतराज़ नहीं था। और अगर हमारा मौक़िफ़ तस्लीम हुआ है तो हमारी उसके अलावा क्या लड़ाई थी। सो बाकी बात अब इससे बड़ी है मलिक साहब, इस लोगों की 25 करोड़ लोगों की रोटी का मामला है, पाकिस्तान की इकॉनमी का सबसे बड़ा मामला है। हमने अपनी जो 3 दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ और अब शहबाज साहब बने हैं, हमने सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो इस दफ़ा अपने इस मुल्क की खातर इकॉनमी के सख्त इकदाम पे लगाया है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, उसका हमें सियासी नुकसान हुआ है। महंगाई, इस बेरोजगारी के साथ आप इलेक्शन में नहीं जा सकते, लोगों से वोट नहीं मांग सकते। बिजली के बिल, गैस के बिल जब लोग देख रहे हो तो उसके साथ आपको वोट नहीं देंगे। देखिए मलिक साहब, ये हम समझाएंगे उन्हें, और हम समझाने में कामयाब हुए हैं। हमारा एक पास्ट है, नवाज शरीफ का पास्ट जो है वो रिलीफ पर मबनी है। रिलीफ रिलीफ और रिलीफ। पाकिस्तान के लोगों के साथ ही हमारा मुकाबला है। हमारा किरदार और कारकर्दगी, हमारी पंजाब की हुकूमतें, हमारी वफाक की हुकूमतें, हमारे हर जगह हर इलाके में, वो मैं नाम लूँ तो 70% प्रोजेक्ट पाकिस्तान के वो जो मुस्लिम लीग नून के हैं। तो हम लोगों को समझाने में कामयाब होंगे और हो रहे हैं, और हम बिल्कुल, और अगर कोई लोग ऐसा फैसला करते हैं तो हम तस्लीम करेंगे। इस मुल्क ने आगे बढ़ना है, और हम समझते हैं कि अगर इस महंगाई या इस मुल्क को डिफॉल्ट से निकालने के लिए या इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अगर हमारा पॉलिटिकल कैपिटल लगा है तो हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन हम लोगों को समझाने में कामयाब होंगे, और इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ की वापसी, चौथी दफा वजीर आजम की वापसी होगी। सर, वो सुप्रीम कोर्ट से रास्ता जाता है जो आसान नहीं है, मैं उसकी तरफ दोबारा आता हूँ। लेकिन एक सवाल है आपसे फैसल वोडा साहब, 2 दिन रह गए हुकूमत के जाने में, तो आमतौर पर 48 आवर्स से पहले आपको केयर टेकर्स का पता होना चाहिए कि एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, किसने चार्ज संभालना, उसको थोड़ा बहुत ब्रीफ शीफ करना शुरू करें, बातें होनी शुरू हों। अभी तक नाम शुरू हुआ इसाक डार साहब से, शाइस्ता खान अब्बासी से, अभी दरमियान में कुछ इंपोर्टेड वज़राए आज़म के नाम आ गए हैं, कुछ एक रिटायर्ड सफ़ीर साहब हैं उनका नाम आ रहा है। किसकी तरफ जा रहे हैं हम, अभी तक तो यही नहीं पता। देखिए नदीम मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं तलाल साहब की बात का एक जवाब दे दूं कि उन्होंने कहा कि हमारी एक रेड लाइन है और हम उस पर खड़े रहते हैं। तो मैं तलाल साहब को याद दिला दूं कि आपकी रेड लाइन थी बाजवा साहब। आप चीख चीख के कह रहे थे कि बाजवा साहब ने मुझे निकाला है, तो फिर आप कहाँ खड़े रहे? आप तो बैठ नहीं गए, घुटनों के बल गिर गए जब आपने एक्सटेंशन के लिए वोट दे दिया और ब्लैंक चेक दिया बकौल आसिफ ख्वाजा साहब के, जो सबसे करीबी साथी हैं मियाँ साहब के। आपका फिर दूसरी तरफ आपका एक और आपको याद दिला दूं इंसिडेंट कि आप एग्रीमेंट करके इस मुल्क से गए थे नवाज शरीफ साहब, और उस एग्रीमेंट को छुपाई रखा कौम से, फिर कौम को झूठ बोला। वो तो उस मुल्क में आके एग्रीमेंट लाके दिखाया कि ये लो भाई, आप हमारे एग्रीमेंट के तहत मुल्क से बाहर गए हो। तो आप खड़े कहाँ रहे हो? आप तो हमेशा रेंगते रहे हो। और मैं नून लीग को अकेला अब सिंगल आउट नहीं करता, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, पाकिस्तान को 3 चीजें आप मुझे बता दे इन लोगों ने और इन पुराने लीडरानों ने जिनकी एक्सपायरी हो चुकी है, एक्सपायर्ड के भी एक्सपायर्ड है ये, इन्होंने पाकिस्तान को आज तक क्या दिया है? सारी मैं आपको बताऊं। अब आपको मैं एक और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। पीटीआई के दौर हुकूमत में बैरून मुल्क पैसा लाके कौन देता था? फौज। ठीक है, आज ये जो मिनरल्स एंड माइंस और रेकोडेक के जो ये टाइयां और एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं, खुदा पाक की कसम खा के कह रहा हूं कि पूरा का पूरा काम फौज ने किया है। तो जिस फौज से आप काम लेते हो पाकिस्तान की तकदीर और पाकिस्तानियों के लिए, फिर आप उसी फौज का गेम खेलते हो, फिर उसी फौज को आके दिखाते हो, फिर उसी फौज को गालियां देते हो, और फिर उसी के शहीदों को जिनकी वजह से मुल्क बचा हुआ है और जमहूरियत परवान चढ़ रही है, सो कॉल्ड जमहूरियत, जिसका जनाजा ले लेके हम सारा दिन फिरते हैं और पैसे साल से कुछ मुल्क को नहीं दिया, फिर उनके आप कफनों का तमस्कर भी उड़ा देते हैं। तो हम सारे पॉलिटिशियन समेत मेरे बेशरम बेरहम है, और इस बेशर्मी और बेरहमी के अंदर हमें डूब के मर जाना चाहिए। उसके बाद भी हम पे सीना ठोक के कहते हैं कि अब हमें दो, फिर दो वोट, फिर दो, फिर उसके बाद जब हम खत्म होंगे तो हमारी औलाद लायक हो या नालायक हो, उसके नीचे तुम लोगों ने काम करना है। तो हम किसी के जगदी पुश्ती नौकर है, किसी के बाप का खाते हैं या किसी के बाप का मुल्क है ये, या प्राइवेट कंपनी है? केयर टेकर का जवाब दें, फिर मैं तलाल साहब से इसका जवाब लेता हूं। देखिए तलाल साहब, नदीम मलिक साहब, इस मुल्क में चाहे वो केयर टेकर हो
चाहे वो कौन केयर टेकर हो। आएगा? देखिए शाहिद खान, इसाक डार। देखिए मेरी बात सुनिए सर, हमने इस मुल्क के अंदर इवन जलील अब्बास जिलानी का नाम आया जो पाकिस्तान के अमेरिका में सफीर रहे थे। इस माफी चाहता हूँ हाथ जोड़ के, इस मुल्क के अंदर आपने जेल से प्रेसिडेंट हाउस जाते हुए देखा है और प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकल के 2 लोगों को, एक को फांसी में तख्ते हुए चढ़ते हुए देखा है, एक को भागते हुए देखा है और अब एक को जेल में हमने देखा है। तो इस मुल्क के अंदर आइन, कानून, ये सब बातें, कॉन्स्टिट्यूशन, जमहूरियत जो है ना आपकी, जमहूरियत पे फैसला है या नहीं है सर? हस्बे हाल हस्बे जरूरत सब ठीक हो जाएगा। तलाल साहब आप बताइए, पाकिस्तान में मोइन कुरैशी से लेकर शौकत अजीज़ और हफीज़ शेख, इस तरह के तजर्बात हमने किए इम्पोर्टेड लोगों को लाकर। शौकत अजीज़ डिड वेरी वेल, मैं उसके साथ अनफेयर नहीं हूँगा क्योंकि उस वक्त 9/11 के बाद पाकिस्तान की इकॉनमी को संभालने में उसने एक रोल अदा किया, लेकिन आखिर में उन्होंने एक मिस्टेक की जब वो फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़कर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ गए। हफीज़ शेख को 3 दफ़ा हम लॉन्च कर चुके हैं और 3 दफ़ा नुकसान उठा चुके हैं, अभी उनका नाम दोबारा चल रहा है। तो हम क्या पूरे पाकिस्तान की 24 करोड़ की आबादी से किसी एक पाकिस्तानी को निगरान वज़ीर आज़म नहीं बना सकते? ये मेरा एक सवाल है। और दूसरा, इस पर कन्फ्यूजन और इबहम क्यों है कि 2 दिन पहले भी हमें पता ही नहीं है? मलिक साहब, एक तो अगर आप हफीज़ शेख की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर हफीज़ शेख आएंगे तो शायद नून लीग का एक बयानिया जो था पिछले 2, 4, 5 जब वो रहे हैं तो वो आप हमें ही सवाल करेंगे, मगर हमारे पास एब्सोलूट पावर नहीं है। हम अक्सरियत, सादा अक्सरियत भी हमारी नेशनल असेंबली में नहीं है और पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स और उसमें पॉलिटिकल पार्टी और बाकी बहुत सारे और लोग भी शामिल हैं। तो जो भी फैसला होगा वो मुशावरत से होगा। हमने कोई जिद या हमने कोई अपना क्या कहते हैं बनाया नहीं हुआ कि हम ये नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे। हम चाहते हैं शेख का नाम किधर से है? कुछ आप रोशनी डालेंगे? मुझे तो इस प्रोसेस में ना हूं ना मुझे पता है। मैंने तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, मुझे ये भी नहीं पता डिस्कस हुआ किसने दिया किसने नहीं दिया। मैंने तो अब जनरल जवाब दिया है। एक मैं आपसे गुजारिश कर दूं, देखिए गुजारिश क्या है, 2 चीजें हैं इस वक्त। एक तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा सके वो आदमी, और दूसरा पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा इकॉनमी की जो सूरत हाल है जिसमें एक इंटरम किस्म का मुआहदा IMF से हुआ है और इस 9 माह पे मुनसर है कि पाकिस्तान के अगले 10 साल कैसे गुजरेंगे। अगर ये 9 माह में डिलीवर ना हुआ या वो इकदामात कुछ ना किए गए तो अगले 5 साल में अगले आने वाली हुकूमत भी नहीं कर सकेगी दोबारा से इन चीज़ों को ठीक। दोनों चीजों को कंसीडर करते हुए सारी सियासी जमातों के पास इसका लोकल होममेड सॉल्यूशन नहीं है। 24 करोड़ बंदों में कोई एक वो बंदा हमारे पास नहीं है जो इलेक्शन करवा सके। मैं तो देखिए मेरी आपसे गुजारिश, देखिए मैं तो तीसरी चौथी दफा मैं हफीज शेख का नाम सुन रहा हूँ, मुझे तो इस पे दुख है। मैं तो इसको मजम्मत करता हूँ इस चीज की कि आपको 24 लोगों में एक बंदा नहीं मिला। मलिक साहब हो सकता है मेरी राय भी आपके साथ हो, ज्यादातर नून लीग के लोगों की राय भी आपके साथ हो, लेकिन मैंने कहा है नून लीग के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। नून लीग के पास तो सादा अक्सरियत नहीं है नेशनल असेंबली में। स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के बहुत सारे, और जमातें इसमें शामिल हैं। मुशावरत से फैसला होगा और मैं तो सिर्फ ये समझता हूं कि ये ऐसा फैसला होना चाहिए क्योंकि ये बुनियाद होगी कि अगला इंतखाब कहीं इसी वजह से मुतनाज़ होने ना शुरू हो जाए अगर कोई मुतनाज़ वज़ीर आज़म बन गया तो। बताइए वोडा साहब, ये इलेक्शन तो होना मुतनाज़ा ही है, ये मुझे सीधा सीधा होता नज़र नहीं आता। इमरान खान को आपने जेल में डाला हुआ है, पहले तो उसको बाहर आने देंगे, इलेक्शन लड़ने देंगे तो कोई बात होगी ना। देखिए नदीम मलिक साहब, मैं आपको मुझे बाकी तो इतना तजुर्बा है नहीं, लेकिन मैं अगर पाकिस्तान की इकनॉमिकल हालात को देखते हुए अगर तमाम पार्टियाँ, तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम प्लेयर्स को अगर एक फाइनेंस का नाम दूँ, फाइनेंस मिनिस्टर का, जो अल्लाह ताला की रहमत से पाकिस्तान को मज़ीद मुस्तहकम की तरफ ले जाएगा, तो वो है सुल्तान अलाना। सुल्तान अलाना हबीब बैंक वाले हो जो सुल्तान अलाना साहब जो हबीब बैंक के चेयरमैन हैं, नॉन कंट्रोवर्शियल, स्ट्रेट, ऑनेस्ट, एक्सट्रीम कॉम्पिटेंट। ये तारीफ उनकी ऊपर के लेवल पे कोई कर रहा है या सिर्फ आप तजवीज़ कर रहे हैं? देखिए सर, करने वाली ज़ात तो अल्लाह मियाँ की होती है, ठीक है। आप अपना जायज़ मशवरा दे दें जो आपका अमानत है, आपके तवज्जुह से पहुँच जाए, कैमरामैन की तरफ आप सुल्तान उलाना को फाइनेंस मिनिस्टर तजवीज़ कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर किसको तजवीज़ कर रहे हैं? नहीं, मैं तो जितना जिस चीज़ का वाकिफ़ हूँ, जिस चीज़ की कमांड समझता हूँ, जिस चीज़ को थोड़ा बहुत समझता हूँ, तो मैं वो मशवरा देता हूँ। जो मशवरा देखिए मेरी बात सुने, इशू आपका सारा आज जो है वो आज आपका इकोनॉमिकल इशू है, ठीक है। और एक आदमी
जो आपके पास मौजूद है, जो वंडर्स कर सकता है, और वो आप कहते हैं सुल्तान अलाना वंडर्स कर सकता है, वो इकॉनमी कुछ मुश्किल से निकाल सकता है। उसके रीजन है ना, जिस डोमेन में जिस जगह, वो सिर्फ हबीब बैंक के ही चेयरमैन नहीं है, वो एक्सेलेंसी जो प्रिंस करीम आगा खान साहब के जो बाकी बाय एंड लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं, उनके भी बहुत सारों के सीईओ। चलिए ये तो तय हो जाएगा। मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूं, वज़ीर-ए-आज़म तय करेंगे तो उसके नीचे फाइनेंस। देखिए वो तो हम, मेरा और आपका कंसर्न नहीं है ना। मैं तो आप अगर आप तो हर पाकिस्तानी का नहीं, हर पाकिस्तानी का है ना, लेकिन मुझसे अगर आप एक आदमी का पूछेंगे तो मैं आपको उस आदमी का जवाब दूंगा। एक सवाल जिसका जवाब आप देने से गुरेज कर रहे हैं, वो इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है? अटक जेल ही है, बाहर आएंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, क्या होगा? नदीम मलिक साहब, मैं तो पिछले 11 महीने से, और अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का शुक्र है कि मैं हाथ बांध के भाग के पार्टियां नहीं छोड़ के आया था। मुझे तो जब पार्टी और इमरान खान आसमान पर छू रहे थे तब मुझे बड़ी रहमी से निकाला गया था, और मैं उनके भले की बात कर रहा था, और मैंने उस वक्त भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, वो बंद गली में जा चुके हैं। उनको शुक्राना पड़ना चाहिए जो जिन भूत अभी पैसों से खेल रहे हैं, और बाकी जो खास कीड़े और गटर के कीड़े उनके साथ मशवरा दे रहे थे, और सांप, और उसकी चाबी कुएं में जा चुकी है। तो अल्लाह ताला की जात चाबी कुएं में जाने का मतलब यह है कि अब वो जेल में रहेंगे फॉर द टाइम। देखिए अब तो ये सिलसिला, अब देखिए ना, ये एक इशू, एक केस है, क्या कई और केसेस है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको तो उस बंद गली, मेरे ख्याल से उनको रियलाइज हो रहा होगा कि जो उनसे मैं इस तबाही से उनको रोक रहा था, और उस टाइम पे जो इस तबाही को करवा रहे थे उन सामने निकाल के। इलेक्शन इमरान खान जेल में रह के लड़ेंगे या जेल से बाहर होंगे? सर देखिए, हम अल्लाह ताला की ज़ात को पता है, लेकिन मेरे एनालिसिस के तहत और जो भी थोड़ी बहुत मेरी नॉलेज है, मैं इमरान खान साहब को इलेक्शंस का हिस्सा नहीं देख रहा। आप इलेक्शन का हिस्सा नहीं देखते? तलाल चौधरी साहब, एक सियासी जमात, आप क्योंकि सियासी कारकुन है, शायद अगर तो आप इंसाफ से काम लें तो बेहतर राय दे सकें। एक पॉलिटिकल प्रोसेस से किसी को आप वोट से डिफीट करें ना सियासत में, तो वो तो जीत होती है। लेकिन अगर नवाज शरीफ की तरह जेल में डाल के आपने इलेक्शन में जाना है, कि डाल दो नवाज शरीफ को भी और मरियम को भी जेल में और इलेक्शन लड़ाते हैं, तो फिर वो इलेक्शन नहीं होता, फिर आप उसको फिक्स मैच कहते हैं। आपने भी वही काम किया, आपने इमरान को जेल में डाल दिया। क्या इसके बगैर आप इलेक्शन में नहीं जा सकते थे? देखिए मलिक साहब, ये पॉलिटिकल फोर्स ने अपनी सियासी ताकत से हमें नहीं हराया था। चुन चुन के नाहलियाँ हुई, सजाएं, रेफरेंस बने। 2017 से एक ख़ास किस्म का माहौल पाकिस्तान में पैदा किया गया। खान साहब के लिए वो जीप के निशान, क्या कहते हैं, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान से बाप, क्या क्या नहीं इकट्ठा किया गया। हमें जमहूरी ताकत से हराया ही नहीं गया। उसके बावजूद पंजाब जो सबसे बड़ा बैटल फील्ड है, नून लीग सब कुछ, आरटीएस बैठने से लेकर नैब गिरफ्तारियां, नाहलियां, सब कुछ हम फिर भी जीत गए। उसके बाद एक खास, देखिए ना, इमरान के साथ क्या वही करने जा रहे हैं सर? नहीं, देखे ना, देखे ना मलिक साहब, गुजारिश ऐसे ना, कंपैरिजन ही नहीं है नवाज शरीफ, नून लीग के केसेस का और इमरान खान के केसेस का। खान साहब को आपने पिछले 20 साल पूछा ही नहीं। वो फॉरेन फंडिंग ले, आप कोई नहीं पूछेगा। उनकी कोई अपने बच्चों का केस हो, किसी ने उस पर कोई फैसला नहीं किया। आप उसके बाद ये तोशा खाना है। मुझे ये बताइए, क्या मस्जिद के अकाउंट शो ना करने पे एमएनएस डिस्क्वालीफाई हुए हैं? 10,000 अकाउंट में हो या 2 शनाख्ती कार्ड गलती से बन जाए, ताहियात नाअहली हुई है। इतनी बड़ी मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट, और उसके बाद पूरे का पूरा तोशा खाना। और मुझे ये बताइए, या तो 62-63 को कहें जी कि ये खान साहब पे नहीं लगानी, बाकी जो उन्होंने किया है उसकी जुर्म की सजा इमरान को नहीं, किसी को भी नहीं मिलेगी, तो कैसे फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकता है? सो जिसने जो किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, तो फिर ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा। वाडा साहब इसके ऊपर मलिक साहब, आप तलाल साहब से ये जरूर पूछें जो एग्जैक्टली मिस्टेक और डिक्लेरेशन, फॉर्म भी नहीं, डिक्लेरेशन नहीं ना डाला उन एसेट्स का जो तोशा खाना के तो फिर वो तो नवाज शरीफ साहब ने भी 2017 में नहीं किया, खाकान अब्बासी साहब ने भी नहीं किया, ख्वाजा आसिफ ने भी नहीं किया, तो सारे फिर उसी कानून में तो सारे फिर तलाल साहब ये कहना कि फिर सारा एक्सपायर्ड माल सबको आजमा लिया, किसी को 5 साल, किसी को 3 साल, किसी को 10 साल, किसी को 25 साल, उस सारे एक्सपायर्ड माल को कहें बिन में फेंकें। नई पौध आए, यंगस्टर्स आए, पढ़े लिखे आए, काबिल लोग आए। पाकिस्तान में 24 करोड़ लोगों में काबिल ही नहीं इनके अलावा। तलाल चौधरी साहब, जो तोशा खाना के तहफ़ की लिस्ट आप लोगों ने खुद पब्लिक की है, उसके मुताबिक कोई बंदा ऐसा है ही नहीं है जो तोशा खाना के तोहफे घर नहीं ले गया होगा। मुझे तो ये बात बहुत शर्मिंदगी का बायस मालूम होती है कि पाकिस्तान के इतने बड़े सियासी रहनुमा एक गैर मुल्क से मिला हुआ तोहफा घरों में ले गए हैं, जिसको
चैरिटी में देना चाहिए था, गर्ल्स एजुकेशन में यतीम बच्चों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था। वो हीरों के हार, वो तोहफे घरों में ले गए। आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? आपकी लीडरशिप भी उसी में शामिल है।